हेलो दोस्तों, मैं सेम प्रजापत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बारे में। हॉस्पिटल मैनेजमेंट को भी अपन अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। मैं एक एग्जांपल से यहाँ पर शुरुआत करूंगा इस हॉस्पिटल मैनेजमेंट की। कोई भी जब हॉस्पिटल बनता है तो हॉस्पिटल बनने से लेकर उसमें पेशेंट ऑपरेट होने तक बहुत सारी चीजें उसमें होती है, और ये सब चीजें 1 बाय 1 कोऑर्डिनेट होनी चाहिए और एक दूसरे से इंटरलिंक होनी चाहिए, तभी अपन वो चीज चला पाएंगे, अन्यथा नहीं चला पाएंगे। जैसे मान के चलो, मैं क्रिकेट टीम का एग्जांपल लेता हूँ। क्रिकेट टीम में क्या होता है, लास्ट में खेलना 11 प्लेयर्स को ही होता है, लेकिन फिर भी प्लानिंग कितने टाइम से चल रही होती है, कौन सा प्लेयर खेलेगा, बैट्समैन कौन सा रहेगा, ऑलराउंडर कौन सा रहेगा, बॉलर कौन सा रहेगा, स्पिन कौन सा रहेगा, फास्टर कौन सा रहेगा। तो क्रिकेट में बहुत सारी चीजें होती है, फिर वो चीजें डिपेंड करती है, ग्राउंड पे भी डिपेंड करती है कि ग्राउंड कौन सा होगा, कौन से ग्राउंड पे खेला जाएगा, इवनिंग में खेला जाएगा या फिर मॉर्निंग में खेला जाएगा, नाइट में खेला जाएगा। ये सब चीजें तो सब कंडीशंस पे डिपेंड करती है। इसी तरीके से अपने पास में जब हॉस्पिटल होता है तो हॉस्पिटल में भी ये चीजें होती है। आपको एक प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए कोई भी हॉस्पिटल अच्छे से चलाने के लिए, और ये सब चीजें डिपेंड करती है सब पेशेंट केयर पे, कि सब आपका फिर पेशेंट केयर है ना वो बहुत बढ़िया होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए। क्योंकि कोई भी पेशेंट किसी भी हॉस्पिटल में जा रहा है, यदि वो ठीक होके ही नहीं आएगा तो उस हॉस्पिटल में जाने से मतलब क्या है। मान लो कोई पेशेंट गया है, उसके साथ में अच्छा बिहेवियर नहीं हो रहा है हॉस्पिटल के अंदर, उसका अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, उसको टाइम पे दवाइयां नहीं मिल रही है, तो उस हॉस्पिटल में वो वापस कभी नहीं जाएगा। और जो जाएगा उनको भी क्या करेगा, मना करेगा कि डॉक्टर अच्छे नहीं है, कोऑपरेट नहीं करते हैं। तो ये सब चीजें चलती रहेगी। तो इस वीडियो के अंदर अपन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है कि सब हॉस्पिटल मैनेजमेंट में सबसे जो कोर चीज होती है वो क्या होती है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिए। आप वीडियो पूरा देखोगे तो ही आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट समझ में आएगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं अपन द कोर ट्रिनिटी। इस ट्रिनिटी को मैं क्या बोलता हूँ, हॉस्पिटल के त्रिनेत्र बोलता हूँ। ये जो ट्रिनेट्री है इसको मैं त्रिनेत्र बोलता हूँ, कि साहब यदि ये नहीं होंगे ना तो हॉस्पिटल चलाना एटलीस्ट नामुमकिन है। क्यों, ऐसा क्यों? देखिए, हॉस्पिटल में ये 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। सर कौन सी 3 चीजें? सबसे पहली चीज लीडरशिप। आपका जो डॉक्टर है, हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है या जिसको भी आप लीडर बना रहे हो, उसमें लीडरशिप होना बहुत जरूरी है। अगली बात आती है साहब ऑथोरिटी। मैंने ऐसा क्यों बोला कि जो भी लीडर बना रहे हो उसमें लीडरशिप होना बहुत जरूरी है। देखो, जैसे मान के चलो किसी भी क्रिकेट टीम का कोई भी कैप्टन हो जाता है, लेकिन उसकी कैप्टनसी ज्यादा चलती नहीं है। जैसे आप देखिए विराट कोहली अच्छा बैट्समैन है, तगड़ा बैट्समैन है, लेकिन क्या उनकी कैप्टेंसी ज्यादा चली? क्या नहीं चली। वो जब तक रिटायरमेंट होंगे क्या तब तक उनके पास में कैप्टेंसी है? क्या नहीं। एमएस धोनी को देखिए आप, एमएस धोनी के पास क्या है साहब, अच्छी कैप्टेंसी पे, ठीक है नहीं, उसका लीडरशिप अच्छी है, लेकिन विराट कोहली में नहीं है। तो ये चीज होती है, एक लीडर के अंदर लीडरशिप बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि वो प्लेयर्स के बीच में कोऑर्डिनेट कर पाए। अगला देखिए बेटा ऑथोरिटी। ऑथोरिटी की यदि अपन बात करें तो किससे क्या काम करवाना है, अधिकार जिसको अपन बोलते हैं, ये होना बहुत जरूरी है, और ये देना बहुत जरूरी है कि किसको कौन सा अधिकार दिया जाए। जैसे घर में किसी में फंक्शन हो रहा है तो फंक्शन में भी अपन क्या करते हैं, जो जिम्मेदारियां होती है वो अपन क्या कर देते हैं, बांट देते हैं कि साहब इसको ये जिम्मेदारी दे दीजिए, इसको ये जिम्मेदारी दे दीजिए, इसको ये जिम्मेदारी। एक कार्ड बांटेगा, एक सामान लाएगा किराने का, एक ये वाला जो फर्नीचर का काम है वो करेगा, और जो भी काम होते हैं वो सब। ठीक है, अगला आता है साहब रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अब काम तो आपने दे दिया, लेकिन उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी से निभा पा रहे हैं कि नहीं निभा पा रहे, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ऐसे अपने पास में ये क्या होते हैं, त्रिनेत्र होते हैं हॉस्पिटल के, जो होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ट्रिनिटी बोलते हैं इसको अपन। एक बार थोड़ी सी अपन बात करते हैं बेटा इसके ऊपर। देखिए, लाइन डायग्राम से समझते हैं अपन एक बार इसको। देखिए, हॉस्पिटल मैनेजमेंट ट्रिनिटी, बैलेंस इज द की ऑफ सक्सेस। ये चीज बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें आती है, देखिए दोनों तरफ बैलेंस बैलेंस दिखा रखी है। किस किस के बीच में बैलेंस? लीडरशिप, ऑथोरिटी, और एक और चीज अपन ने जो बताई थी अभी, कौन सी बताई थी बेटा? लीडरशिप हो गई, ऑथोरिटी आ गई, और एक चीज अपन ने बताई थी बेटा रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये चीजें होना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहां पर तीनों को समअप करके बताया गया है। सबसे पहली चीज है लीडरशिप, दूसरी आती है ऑथोरिटी, और तीसरी चीज आती है रेस्पॉन्सिबिलिटी। यदि अपन इसकी बात करें लीडरशिप की, तो लीडरशिप में देखिए गाइड टुवर्ड्स अ गोल,
क्लिनिकल लीडरशिप रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। ये क्या चीज होती है, ये पूरे वीडियो के अंदर अपन समझेंगे। एक बार मैं बता रहा हूँ, ऑथोरिटी जो आती है, ऑथोरिटी के अंदर फॉर्मल राइट्स टू इंस्ट्रक्ट, लाइन ऑथोरिटी और डेलीगेशन, ड्यूटी टू कंप्लीट टास्क, अकाउंटेबिलिटी और पेशेंट केयर, ये आती है रेस्पॉन्सिबिलिटी में। ठीक है, अब अपन इस पर डिटेल से बात स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने क्या बताया बेटा आपको कि इन तीनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। क्या क्या चीजें हो गई बेटा अपने पास में, लीडरशिप हो गई, ऑथोरिटी हो गई और साथ में क्या हो गई, रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। अब इनके अंदर क्या क्या चीजें आएगी, ध्यान से सुने। पहली चीज देखिए आप, लीडरशिप, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, तीनों को यदि एक समअप करना चाहे तो अपन क्या बोलेंगे, अस्पताल प्रबंधन, इसको बोलते हैं बेटा मैनेजमेंट। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर बैलेंसिंग के लिए क्या चीज जरूरी है, ये चीज जरूरी है। और वो किसके लिए, तो इससे क्या होगी, पेशेंट केयर की क्वालिटी क्या होगी, अच्छी होगी, गुड क्वालिटी। यदि ये तीनों आपकी प्रॉपर अरेंज है, कौन कौन सी चीज, ये वाली तीनों चीज, तो पेशेंट केयर जो होगी वो कैसी होगी, गुड क्वालिटी की होगी। जैसे मान के चलो आप किसी शॉप पे चले गए, कोई सामान आपने ले लिया, उसने खराब सामान दे दिया, एक्सपायर्ड सामान दे दिया, क्या आप वापस उसे दुकान से जाके सामान लोगे क्या, नहीं। तो ऐसे ही हॉस्पिटल होता है। हॉस्पिटल के अंदर यदि ये तीनों चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक है, प्रॉपर काम कर रही है, ठीक है, लीडरशिप अच्छी है, ऑथोरिटी अच्छी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी है। जैसे मान के चलो कोई सामान जो आप ले रहे हो उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है लेकिन उसमें सामान खराब है, तो उस पैकेजिंग का कोई मतलब नहीं है। मान के चलो पैकेजिंग बेकार है और सामान बहुत अच्छा है, तो वो पैकेजिंग देख के नहीं लेगा सामान, क्या पैकेजिंग ऐसी, तो अंदर सामान पता नहीं कैसे निकलेगा। तो इन तीनों चीजों का एक दूसरे से इंटरलिंक होना बहुत जरूरी है, ये प्रॉपर काम करनी चाहिए एक अच्छे हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, तो देखिए अगर इनमें से एक भी चीज कमजोर हो जाए, मैंने बता दिया बेटा इनमें से एक भी चीज यदि कोई वीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि सब पैकेजिंग अच्छी नहीं है लेकिन सामान अच्छा है, तो भी वो सामान नहीं बिकेगा। और यदि पैकेजिंग अच्छी है लेकिन सामान बिक गया, तो उसका अंदर का सामान यदि खराब है तो बिक भी जाएगा, तो वापस नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाली चीज, मतलब वो जो पेशेंट है वो लौट के नहीं आएगा यदि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो। अगली चीज देखिए, फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं बेटा लीडरशिप। लीडरशिप क्या होता है, आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं बेटा, लीडरशिप क्या चीज होती है। जैसे अभी वर्ल्ड कप चल रहा था T20 का, उसके अंदर अभिषेक शर्मा, आपने खूब नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा क्रिकेट यदि नहीं देखते हो तो भी आप नॉर्मल से एग्जांपल से समझ ली। जैसे कोई प्लेयर है, उस प्लेयर के यदि रन नहीं बन रहे तो क्या होगा, वो डीमोटिवेट होगा। अब उससे काम कैसे करवाया जाए, तो उसको मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो मोटिवेशन जब उसको मिलेगा तो अपना प्रॉपर काम कर पाएगा। तो लीडरशिप का काम केवल यही होता है, वो विजनरी होना चाहिए, उसको आगे का पता होना चाहिए कि ये कब से कब काम देगा। जैसे अभिषेक शर्मा पूरे टूर्नामेंट में नहीं चला लेकिन फाइनल में वो चले, ठीक है, तो मतलब उनको पता था, तो वो अच्छी लीडरशिप होती है। सूर्य कुमार यादव ने क्या किया, उनको लास्ट से खिलाया, तो वो क्या होता है। तो यहाँ देखिए, लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग डाइवर्स ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स। अब देखिए ये लीडरशिप किस किस के बीच में भी होनी चाहिए, आप सबको समझा पाओ, बड़े डॉक्टर से लेकर आपके जो पियून वगैरह होते हैं उन तक भी आप समझा पाओ, वो अच्छी लीडरशिप होती। देखिए डॉक्टर्स, नर्सेस, टेक्नीशियंस एंड स्वीपर्स, उन सबके साथ में अच्छा कोऑर्डिनेट कर पाए, वही लीडर अच्छा होता है। टुवर्ड्स अ सिंगल गोल, ठीक है, पेशेंट वेल बीइंग, इन सबको एक साथ लाना, किसके लिए, पेशेंट की अच्छी देखरेख के लिए, पेशेंट की अच्छी देखरेख के लिए। इनमें से एक भी चीज यदि प्रॉपर काम नहीं करेगा तो पेशेंट की अच्छी देखभाल नहीं हो पाएगी। कैसे, जैसे मान के चलो डॉक्टर अच्छा काम कर रहा है, नर्स अच्छी काम कर रही है, टेक्नीशियन अच्छी काम कर रही है, लेकिन स्वीपर अच्छा काम नहीं कर रहा है। उसने क्या किया, झाड़ू पोछा किया, जो बेडशीट वगैरह है पेशेंट की वो ढंग से साफ नहीं करी है, साफ करी नहीं, सफाई करी नहीं, तो जो डॉक्टर होगा वो भी ओटी के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाके अपना 100% नहीं दे पाएगा। वो किस लिए नहीं दे पाएगा, इस वजह से क्योंकि जो माहौल होता है उसका बहुत फर्क पड़ता है। अगली चीज देखिए, वेरियस टाइप ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप कौन कौन से तरीके की हो सकती है, क्लिनिकल, केवल एक तो चिकित्सा के रूप में ही काम में ले कि साहब आपको केवल दवाइयों का इनका ही देखना है, बाकी किसी का नहीं देखना, तो क्लिनिकल लीडरशिप। अगली देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया साहब, कौन सा डॉक्टर की ड्यूटी कब होगी, कौन से टेक्नीशियन की ड्यूटी कब होगी, कौन सा स्वीपर कब काम करेगा, कौन सा स्वीपर कब कहां कौन सी जगह काम करेगा, ये सब चीजें क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का मतलब क्या हो गया, जैसे मान के चलो एक डॉक्टर है, एक नर्स है और एक टेक्नीशियन है,
ये तीनों हैं, ये तीनों एक ही ओटी में काम करते हैं, एक ही ऑपरेशन थिएटर के अंदर काम करते हैं, लेकिन इनके अंदर मान के चलो किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, तो झगड़े के बाद में क्या होगा, इन डॉक्टर की आपस में बन नहीं रही, डॉक्टर के नर्स नहीं बन रही, नर्स के टेक्नीशियन से नहीं बन रही, तो क्या होगा साहब, अब इनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो प्रॉपर काम कर पाएंगे। या तो आप इस जगह से इसको चेंज करो, वो चेंज नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करो, इसको समझाओ कि कोई बात नहीं, एक जगह काम करते हो, छोटी मोटी बातें होती रहेगी, लेकिन अब ऐसे थोड़ी कि साहब इनमें डिस्प्यूट चल रहा है तो किसी भी पेशेंट की आप ढंग से देखभाल नहीं करोगे या प्रॉपर उसको ट्रीटमेंट नहीं दोगे, ऐसा तो हो भी नहीं सकता। तो एक होता है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, मतलब ये जो लीडर होता है इनका कॉन्फ्लिक्ट खत्म करता है वो, ठीक है। तो 3 तरीके की होती है, 1 बाय 1 देखते हैं बेटा। फर्स्ट देखिए बेटा, क्लिनिकल लीडरशिप फोकसेस ऑन मेडिकल एथिक्स, जो भी हॉस्पिटल ने रूल्स बनाए उनके बारे में, सर्जिकल प्रिसीजन, मान लो कोई इक्विपमेंट वगैरह आने ये सब, और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, ठीक है। पेशेंट फर्स्ट माने कि साहब अपने को इसको पेशेंट को सही करके ही भेजना है, फर्स्ट पेशेंट प्रायोरिटी पे किसको रखे साहब, प्रायोरिटी पे पेशेंट को रखे कि फर्स्ट जो होता है पेशेंट है, ठीक है। आगे देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप, ये मैंने बताया दिया बेटा, फोकस ऑन हॉस्पिटल ग्रोथ, क्योंकि यदि आपका स्टाफ प्रॉपर मिलजुल के काम करेगा तभी उस हॉस्पिटल की ग्रोथ होगी। एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे तो उस हॉस्पिटल की कभी भी ग्रोथ नहीं होगी। मैं यहाँ पर हॉस्पिटल की बात नहीं करता, कोई सी भी कंपनी हो, जिस भी कंपनी में कोई भी काम कर रहा हो, यदि उसकी ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब सब मिलके काम करेंगे, टीम काम वर्क करती है तभी। रेपुटेशन, मतलब रेपुटेशन मान के चलो कोई पेशेंट है एडमिट हो गया, उसी के आगे डॉक्टर लड़ रहे हैं, नर्सेज लड़ रही है, टेक्नीशियन आपस में लड़ रहे हैं, तो बाहर जाके पब्लिक में क्या बोलेगा वो, तो उससे रेपुटेशन खराब होगी। तो रेपुटेशन ये, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि जो भी फंड आ रहा है वो हॉस्पिटल के काम में लगाए उसको, ये किसकी रहती है बेटा, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप। जैसे कोई भी हॉस्पिटल होता है तो उसमें ऊपर से नीचे तक क्या बनाते हैं, वो एक चेन बनाते हैं कि इसका काम ये करेगा, इसका काम ये करेगा, ये वाला काम, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप, तो सब देखते हैं हॉस्पिटल की ग्रोथ कैसे हो सकती है, रेपुटेशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो भी फंड आ रहा है, पैसा आ रहा है, वो कहाँ लगेगा। अगला देखिए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ए लीडर इन हॉस्पिटल मस्ट बी ए मीडिएटर। क्या काम करता है साहब, मीडिएटर। जैसे मान के चलो कई बार घर में क्या हो जाता है, 2 भाइयों के बीच में आपस में लड़ाई हो जाती है, तो वो आपस में बातचीत बंद हो जाती है उनकी, लेकिन मान के चलो वो कोई सामान है उसका बंटवारा करना चाह रहे हैं तो वो आपस में नहीं कर सकते, उसके लिए क्या बोलते हो, बुआ जी को बुला लो, बूबा जी को बुला लो, जिया जी को बुला लो, तो मीडिएटर हो गया ये। तो ऐसे ही क्या होता है साहब, ये जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो करता है लीडर, उसको क्या बोलते हैं, मीडिएटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, रिजोल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द नर्सेज, ये मैंने बता दिया बेटा। एग्जाम्पल देखिए, अभी कोई भी डॉक्टर हो गया, नर्सिंग स्टाफ हो गया, टेक्नीशियन हो गया, यदि उनको किसी बात का लेकर डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट को क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो काम कौन करेगा साहब, ये। तो तीनों तरीके की लीडरशिप हो गई बेटा अपने पास में, क्लिनिकल लीडरशिप हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप हो गई, और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन वाली होगी, ठीक है। उनके बीच में सामंजस्य बैठा है कि आप मिलजुल कर साथ काम करिए ताकि हॉस्पिटल की ग्रोथ हो, ठीक है। आगे देखिए बेटा ऑथोरिटी, ऑथोरिटी दूसरी आगे बेटा अधिकार। क्या चीज आगे बेटा, अधिकार। अब एक हॉस्पिटल में सारे अधिकार तो एक आदमी को दे नहीं सकते, पता नहीं कौन सा आदमी किस दिमाग का है। ये सुनो, जैसे घर में कोई फंक्शन हो रहा तो एक ही आदमी को पूरी जिम्मेदारी थोड़ी दे दी जाती है कि भैया तू ही संभालेगा, अब हमें पता नहीं है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। तो ऐसे अपने पास में कुछ अधिकार अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से देना पड़ता है, उनको डेलीगेट करना पड़ता है। सुनिए ध्यान से, ऑथोरिटी इज द फॉर्मल राइट्स। फॉर्मल राइट्स का मतलब जो भी आप अधिकार देना चाहते हो उसके बारे में बात कर रहे हैं। फॉर्मल राइट्स गिव इंस्ट्रक्शंस इन हॉस्पिटल, ऑथोरिटी इज यूजुअली रीजनल लीगल, मीनिंग इट्स कम योर जॉब, ठीक है कि नहीं। अभी अभी मैंने बताया बेटा कि सब चीजें प्रॉपर चले, इसके लिए उनको अधिकार देना बहुत जरूरी है। जैसे मान के चलो किसी हॉस्पिटल में किसी नर्स की ड्यूटी लगानी है तो आप क्या करोगे, नर्सिंग जो सीनियर स्टाफ होगा उसको लगा दो कि साहब आप इसके ये अधिकारी हो, अब जो भी नर्सिंग का काम होगा वो आपकी देखरेख में होगा। ऐसे जो डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स की टीम में एक सीनियर डॉक्टर को सिलेक्ट कर लिया कि साहब आप ही स्कीम के अधिकारी हो, अब कुछ अधिकार आपके पास है कि साहब उनका मैनेजमेंट करना वगैरह। ये तो ये क्या हो गया, सब कुछ राइट्स देते हैं अपन किसी दूसरे को, तो वो ये हो गया ये, ठीक है। तो अब देखिए ये कितने तरीके के होते हैं, ये भी 3 ही तरीके के होते हैं। एक होती है लाइन अथॉरिटी, दूसरी होती है स्टाफ अथॉरिटी, और तीसरी होती है डेलीगेशन। अब ये तीनों क्या चीज होती है, लाइन अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया कि साहब आपने क्या कर लिया, एक पूरा चैनल बना दिया कि उस चैनल के नीचे ये काम करेंगे। जैसे कि यहाँ आप देखिए, सबसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ, मेडिकल सुपरिटेंडेंट इसको फर्स्ट नंबर पे दे दिया, HOD रेडियोलॉजी वाला, तीसरा सीनियर रेडियोग्राफर और चौथा जूनियर रेडियोग्राफर। अब सब
ये सर क्या किया है, देखिए द डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशनशिप। अब क्या होगा साहब, मान के चलो इस जूनियर रेडियोग्राफर को कोई प्रॉब्लम आ गई तो ये किसके पास जाएगा, ये डायरेक्ट यहाँ नहीं जाएगा कि साहब उठ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास चला गया, ये अपनी समस्या को पहले इसके पास बताएगा। मान लो इससे सोल्यूशन नहीं हो रहा तो किसके पास जाएगा, यहाँ इसके पास, इनको बताएगा। इनसे भी सोल्यूशन नहीं हो रहा तो लास्ट में ये जाएगा, ठीक है। मान लो इनसे भी नहीं हो रहा तो फिर क्या आता है बेटा, एडमिनिस्ट्रेशन आता है, फिर वो डिसाइड करता है कि साहब अपने को करना क्या है। बोलो बात समझ में आएगी नहीं, तो ये तो अपने पास में क्या आता है, लाइन ऑथोरिटी, एक लाइन में जमा दी इनको। ये तो केवल अपन रेडियोलॉजी के डिपार्टमेंट की बात करते हैं, यदि लेबोरेटरी वाले आ जाएंगे तो यहाँ पे लैब वाले आ जाएंगे, सीनियर जूनियर वगैरह जो भी आएंगे, ठीक है। अगली बात करें बेटा अपन स्टाफ अथॉरिटी, कई बार स्टाफ को भी अपन दे देते हैं। जैसे मान के चलो बहुत रेडियोलॉजी बड़ा डिपार्टमेंट है तो अपन ने क्या कर दिया साहब कि साहब जो जूनियर रेडियोग्राफर है उन पर एक रेडियोग्राफर को देख दिया कि अपनी जहां पर पोस्टिंग चल रही है ये वहां पर प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो वो काम किस पे आ जाएगा, स्टाफ अथॉरिटी को। एक स्टाफ को दे दिया ये कि आप ये काम करोगे, जैसे स्टाफ टाइम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ड्यूटी टाइम पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो एक उस पर क्या बना दिया अपन, एक अथॉरिटी बना दी। जैसे देखिए स्पेशलाइज्ड सपोर्ट रोल्स, एन आईटी मैनेजर हैज द अथॉरिटी टू dictate how doctors use to digital x-ray software even the are not medicals। देखिए यहाँ पर आईटी के सेक्टर में इन्होंने एक एग्जांपल लेके समझा है। जैसे मान के चलो कोई डॉक्टर है, डॉक्टर ने क्या करवाया साहब, एक एक्सरे करवाया, एक्सरे करवाने के बाद में वो वहां डिलीवर्ड करता है, ठीक है, पैक्स के थ्रू, लेकिन पैक्स वहां जा ही नहीं रहा, उसकी इमेज जा रही है वो क्लियर नहीं आ रही, तो उनके लिए क्या बना दी, एक टीम बना दी साहब, और वो टीम वर्क करेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टाफ अथॉरिटी। अगला देखिए डेलीगेशन। डेलीगेशन क्या हो गया, जैसे मान के चलो किसी भी स्टाफ को आपने क्या दे दिया, अधिकार दे दिए। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, किसी भी एक अधिकारी को ये राइट्स दे दिए कि साहब आप ये काम कर सकते हो, लेकिन किसी दिन वो नहीं आया तो फिर क्या करेगा, तो उसके जस्ट नीचे वाले स्टाफ को वो क्या करेगा, डेलीगेट करेगा, उसको दे देगा अपने काम कि भाई एक दिन मैं नहीं आऊंगा तो ये। जैसे क्रिकेट टीम में भी क्या होता है, जैसे मान के चलो T20 के जो कैप्टन है, ठीक है कि नहीं, अपने सूर्य कुमार यादव, वो मान लो किसी वजह इंजर्ड हो गए तो अब वो नहीं खेल रहे, तो वो बाहर से थोड़ी कैप्टनसी करेंगे, वो क्या करेंगे, अंदर एक प्लेयर को बना देंगे। जैसे कि किसी को भी मान के चलो एक प्लेयर है उसको बना रखा है, जैसे यहाँ पर आप अक्षर पटेल को बना रखा है वाइस कैप्टन, तो उनकी एब्सेंस में कौन करेगा कैप्टनसी, वो करेगा, उसको बोलता है डेलीगेशन कि ये काम आपने इसको दे दिया। तो ये डेलीगेशन वही चीज होती है बेटा। देखिए हाई लेवल मैनेजर्स डेलीगेट अथॉरिटी टू अदर इंश्योर द हॉस्पिटल रन्स 24/7 आवर। एक ऐसे आदमी को देता है कि साहब जो हॉस्पिटल है ना वो प्रॉपर चलता रहे, 24 घंटे वो चलता रहे, ठीक है। तो ये तीन तरीके के अपने पास में क्या हो गई बेटा, अथॉरिटीज हो गई। अगला देखिए बेटा रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है कि नहीं। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी तो ऐसा वर्ड है, अपन इसके लिए किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते, अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज अपने आप को ही उठानी होती है। जैसे मान के चलो आप कहीं पे भी कॉलेज में स्टडी कर रहे हो, तो अब आपको इतना पता होना चाहिए कि घर वाले जब पैसा इतना लगा रहे हैं तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है मैं अच्छे से पढ़ाई करूं, अच्छे मार्क्स लाऊं और अच्छी गवर्नमेंट जॉब मेरे को लगे। अब आप मान के चलो खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद ही नहीं उठा रहे तो आपका कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यही सेम चीज यहाँ होती है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द मेंटल एंड मोरल कमिटमेंट्स टू परफॉर्म ए टास्क, ठीक है। ये खुद के ऊपर ही डिपेंड करती है। देखिए सबसे पहले इज द मेंटल और मोरल कमिटमेंट। जैसे मान के चलो मैं बाहर दे रहा हूं, मुझे पढ़ना है, तो वो आपका खुद का कमिटमेंट हो गया कि मुझे पढ़ना ही है। अब आप नहीं भी पढ़ सकते हो, पढ़ भी सकते हो, तो ये क्या हो गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। तो ये देखिए रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास में कितने तरीके की हो गई, दो तरीके की हो गई। एक हो गई इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपने आप की रेस्पॉन्सिबिलिटी, यदि मुझे कोई काम मिला है तो मैं उसको प्रॉपर करके दूंगा, तो ये क्या हो गया बेटा, इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगली आती है अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी। मान लो कोई भी कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, आपसे कोई गड़बड़ हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आप उसकी जिम्मेदारी लो। अकाउंटेबिलिटी अपन किसको बोलते हैं, जिम्मेदारी को। हिसाब किसी के साथ भी कुछ, क्योंकि कहीं ना कहीं तो लेना पड़ेगा। जैसे मान के चलो किसी पेशेंट की किसी डॉक्टर के हाथ में डेथ हो गई, उसके ऑपरेशन करते टाइम डेथ हो गई, हो सकता है बाई लक वो सही भी हो भी सकते थे, नहीं भी हो सकते थे, लेकिन डेथ हो गई। अब डेथ होने के बाद में जो पेशेंट है उनके साथ में जो रहेंगे वो ऐसा थोड़ी कि डॉक्टर से जाके लड़ बनेंगे। सबसे पहले उनके पास में क्या, कौन सपोर्ट करेगा उन डॉक्टर को, एडमिनिस्ट्रेशन करेगा
कि साहब गलती हो गई, ये चीजें इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। तो ये क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है कि किसी ना किसी को क्या लेनी पड़ेगी, उसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। यदि डॉक्टर से कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसकी जो अकाउंटेबिलिटी लेता है वो कौन सा लेता है, एडमिनिस्ट्रेशन। और लेगा बेटा एडमिनिस्ट्रेशन, उसको बोलता है पर अकाउंटेबिलिटी। तो देखिए इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ये नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक ए पेशेंट वाइटल साइन एवरी आवर। मतलब एक नर्स का काम होता है कि साहब वो वाइटल साइन टाइम टू टाइम चेक करते रहे पेशेंट का, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, हार्ट बीट हो गई, ठीक है, पल्स हो गई, तो ये सब चीजें चेक करती रही। तो ये खुद की इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी है। अब वो 1 घंटे की जगह 2 घंटे में भी कर सकती है, 2 घंटे की जगह 3 घंटे में भी कर सकती है, लेकिन नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हर आवर में क्या होनी चाहिए, उसकी वाइटल साइन जो होता है वो चेक होने चाहिए। अगले देखिए बेटा अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी, ये देखिए इफ ए मिस्टेक हैपेंस, यदि किसी से कोई गड़बड़ हो गई, द पर्सन विद द ऑथोरिटी जैसे एचओडी हो गया इज अकाउंटेबल टू द मैनेजमेंट इवन इफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी वाज विद द जूनियर स्टाफ मेंबर। ये मैंने अभी समझाया बेटा, किसी भी स्टाफ से यदि कोई गड़बड़ हो जाए तो उसका कोई ना कोई अकाउंटेबल होना चाहिए, मतलब उसकी जिम्मेदारी लेने वाला होना चाहिए। तो ये हो गई रेस्पॉन्सिबिलिटी, 2 तरीके की अपने पास। तो ये अपने पास में क्या हो गया बेटा, सबसे पहले ये 3 चीजें हो गई जिससे त्रिनेत्र जिसको अपन ने नाम दिया था, ट्रिनिटी जिसको नाम दिया था। यदि आपको हॉस्पिटल चलाना है तो ये तीनों चीजें होनी बहुत जरूरी है। कौन कौन सी, सबसे पहली चीज लीडरशिप, लीडरशिप के टाइप्स अपन ने देख लिए। उसके बाद में ऑथोरिटी, ऑथोरिटी के अंदर अपन ने देख लिया कि ऐसे नहीं कि अकेला आदमी बैठा बैठा अधिकार, जैसे अंबानी है, अंबानी बैठा बैठा सारे काम खुद थोड़ी कर सकता है वहां से, कि खुद ही ऑर्डर दे रहा है वहां से, खुद ही चीजें देख रहा है, कितना रेवेन्यू आ रहा है। तो उनके लिए क्या करते हैं कि उन्हें कुछ चीजें छूट दे रखी है कुछ अधिकारियों को कि आप करते रहो। तो ऑथोरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो उसके प्रति आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी, जो काम मेरे को दिया गया है वो सीमित उसी टाइम के अंदर अपन करके दे, तो उसको बोलते हैं अपन रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो एक पार्ट ये खत्म हुआ बेटा। अगला पार्ट देखिए बेटा, अगला पार्ट होता है फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट की हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट होता है वो कैसे काम करता है। तो देखिए टू मैनेज ए हॉस्पिटल एफिशिएंटली एडमिनिस्ट्रेट आर यूज टू, ये देखिए एक कोड है यहाँ पर पोस्ट डी कॉर्ब, इस पे काम करता है। तो क्या क्या चीजें होती है बेटा, देखिए ये मॉडल हेयर इज हाउ ईच फंक्शन वर्क्स इन ए रियल वर्ल्ड हॉस्पिटल सेटिंग। देखिए ये कोड, इसी कोड के अकॉर्डिंग क्या करता है साहब, ये काम करता है। अब कौन कौन से हैं इसमें देखिए बेटा, सबसे पहले चीज आती है बेटा अपने पास में प्लानिंग, ये चीज होना बहुत जरूरी है। एक बार देखिए इसको समअप करता है अपन, ये जो चीज आती है ये क्या आती है बेटा, प्लानिंग। ठीक है, तो देखिए पहली जो चीज आई है अपने पास में कौन सी है बेटा, प्लानिंग। कि कोई भी चीज करने से पहले अपने को क्या करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है। तो प्लानिंग क्या होगी बेटा, बिफोर द हॉस्पिटल ओपन्स इट डोर्स इन द मॉर्निंग प्लानिंग मस्ट बी डन। सारे दिन भर के अंदर क्या क्या काम होंगे उसकी प्लानिंग पहले से हो जानी चाहिए। जैसे हॉस्पिटल का गेट खुलने से लेकर नाइट में बंद होने तक पूरा काम शेड्यूल्ड होना चाहिए। तो देखिए कौन कौन से आते हैं साहब, ऑपरेशनल प्लानिंग कि कौन कौन से पेशेंट का आज ऑपरेशन होना है। अगले देखिए क्राइसिस प्लानिंग, मान के चलो कोई किसी भी वजह से हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उससे निपटने का क्या समाधान है। अगला देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग, मान के चलो किसी बात को लेकर फाइनेंशियल बहुत ज्यादा पैसों की रिक्वायरमेंट होगी तो उसका एडजस्टमेंट कैसे होगा। तो ये सब चीजें होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट चीज क्या आ गई बेटा, प्लानिंग। दूसरी चीज क्या आती है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन। देखिए 1 by 1 समझा जाता है। दूसरी चीज क्या आएगी बेटा, ऑर्गेनाइजेशन। फिर अपने पास में आ जाएगी स्टफिंग। ठीक है, आगे देखिए ऑर्गेनाइजेशन द स्ट्रक्चर पेज, कि जब हॉस्पिटल बन रहा हो तो उसका डेवलपमेंट जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो देखिए बेटा हॉस्पिटल आर डिवाइड इनटू सिलोस और डिपार्टमेंट्स टू इंश्योर स्पेशलाइज्ड केयर। ठीक है, डिपार्टमेंट जो है उनको क्या कर दिया, अलग अलग डिवाइड कर दिया। जैसे कि हॉस्पिटल में जाने के बाद में कई बार ऐसा होता है जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो किसके पास जाएगा, कार्डियोलॉजिस्ट। किसी को न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है तो वो किसके पास जाएगा साहब, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएगा। किसी को मान के चलो किसी की फ्रैक्चर है बोन्स वगैरह में तो वो किसके पास जाएगा, ऑर्थोपेडिशियन के पास। तो अपन क्या कर सकते हैं साहब, उसको एक स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स जैसे कार्डियोलॉजी हो गया, ऑर्थोपेडिक हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, पैथोलॉजी हो गया,
उसके बाद में सपोर्ट सर्विस, ये सपोर्ट सर्विस तो सब जगह जरूरी है, ठीक है कि नहीं। सपोर्ट चेन होती है, फार्मेसी हो गई, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई हो गई, डिपार्टमेंट्स हो गए, लॉन्ड्री हो गई, डाइटरी हो गई, ये सब चीजें, ठीक है। अगली आती है अपने पास में यूटिलिटी सर्विस, जैसे बिजली वगैरह, लाइन वगैरह ये हो गई, इनको बोलते हैं अपन यूटिलिटी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वाटर हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, मेडिकल गैस हो गई, पाइपलाइन सिस्टम वगैरह, ये सब। तो अपन ने क्या कर दिया, इनको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगला देखिए बेटा, अगला अपने पास में आता है साहब स्टाफिंग, ठीक है। अब स्टाफिंग भी बहुत जरूरी है, ठीक है कि नहीं। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि स्टाफिंग होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मान के चलो, यदि एक एग्जांपल भी दिया था अपन ने, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो गए एमएस, उसके बाद में साहब एचओडी हो गए, एचओडी के बाद में फिर सीनियर, उसके बाद में जूनियर, ये स्टाफिंग हो गई ये प्रॉपर। तो यहाँ क्या आएगा, ए हॉस्पिटल इज ओनली एज इट्स स्टाफ की वजह से। देखो जो भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलता है सब स्टाफ की वजह से चलता है, ठीक है, बिना स्टाफ के पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले चीज क्या आगे बेटा, क्रेडेंशियल्स आगे, रेशियोज आगे, और कंटिन्यूअस एजुकेशन हो गई। तो देखिए सबसे पहले वेरीफाइंग दैट ए डॉक्टर एक्चुअली हैज द डिग्री दैट क्लेम। अब देखिए क्रेडेंशियल्स क्या चीज होती है बेटा, अब स्टाफिंग मान लो आप हायरिंग कर रहे हो, तो हायरिंग कौन से स्टाफ की करोगे, जो बहुत अच्छा डॉक्टर होगा वो, या जो बहुत गंदा डॉक्टर होगा जिसकी डिग्री भी बेकार है, फर्जी डिग्री है, या फिर जिसकी ऑथेंटिक डिग्री है। आप किसका सिलेक्शन करेंगे हॉस्पिटल में, तो ये चीज किसको बताती है, क्रेडेंशियल को। रेशियोज देखो कि सब कितने पेशेंट के ऊपर कितना स्टाफ रहना चाहिए, इसका रेशियो भी डिसाइड होना चाहिए। जैसे मान के चलो 10 पेशेंट है, 10 पेशेंट के ऊपर 1-2 डॉक्टर होने चाहिए, 4 नर्सेज होनी चाहिए, 1 टेक्नीशियन होना चाहिए, 1 स्वीपर होना चाहिए, तो ये रेशियोज, ठीक है। मेंटेनिंग द नर्स टू पेशेंट रेशियो, ये नर्स टू पेशेंट ही नहीं, सबकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। जैसे आईसीयू की यदि अपन बात कर रहे थे तो ये होना चाहिए 1 पेशेंट पर 1 नर्स स्टाफ, या ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हो कि 2 पेशेंट पर 1 नर्स स्टाफ, ये आईसीयू की कंडीशन होती है मेनली। आगे देखिए बेटा, कंटिन्यूअस एजुकेशन, आपको मोटिवेट करना बहुत जरूरी है, चीजें जो भी आ रही है, एडवांस चीजें आ रही है, उसके बारे में बताना बहुत जरूरी है। जैसे मान के चलो अभी एआई आ रहा है, एआई के बारे में हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल से लेकर जितने भी काम वर्कर्स वहां पर काम करते हैं, सबको अप टू डेट रखना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए अपन क्या जरूरी है, एजुकेशन। तो देखिए साहब कंटिन्यूअस एजुकेशन में क्या आएगा, ट्रेनिंग स्टाफ और न्यू वेंटिलेटर्स। मान के चलो न्यू वेंटिलेटर लगवा तो दिए, डॉक्टर को नॉलेज थी, नर्स को थी नहीं, उसने बंद चालू करने की जगह बंद कर दिया, तो पेशेंट निपट जाएगा। तो क्या होगा साहब, उसके बारे में आपको एजुकेट करना पड़ेगा पेशेंट, जो भी स्टाफ वहां पर काम कर रहा है। अपडेटेड कोविड-19 प्रोटोकॉल्स, जैसे कोविड-19 अभी आया है ये, तो अब नए नए प्रोटोकॉल्स बने, तो उससे भी अप टू डेट रहे। तो अगला देखिए बेटा, डायरेक्टिंग द एक्शन फेज। डायरेक्टिंग का मतलब एक्शन फेज, किसी के साथ भी कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो वहां पर अपन क्या ले, डिसीजंस ले, उसको बोलते हैं एक्शन फेज। तो डायरेक्टिंग देखिए, द इन्वॉल्व्स डेली सुपरविजन एंड कम्युनिकेशंस, ये सब चीजें होनी चाहिए। जैसे बड़े बड़े ऑफिसेज आप देखते हो उनमें मीटिंग्स होती है, तो वो वाली चीज यहाँ पर हो गई। तो देखिए साहब, ऑर्डर्स, इशूइंग क्लियर रिटर्न इंस्ट्रक्शंस, कोई भी इशू आ रहा है उसको क्लियर करे, रिटर्न जो भी आप इंस्ट्रक्शन दो रिटर्न में ही दे, ठीक है नहीं, क्योंकि बोल के तो आप हो सकता है आप भूल जाओ अगले दिन, क्योंकि काम बहुत सारे रहते हैं। तो जो भी इंस्ट्रक्शन हो आप वो किस में दो बेटा, रिटर्न में दो। वर्बल ऑर्डर्स आर अवॉइडिंग, कोशिश करें कि आप वर्बली किसी को बोलोगे तो ऑब्वियसली आप अगले दिन भूल जाओगे, तो आप रिटर्न में दो उसको। हॉस्पिटल टू प्रिवेंट मिस्टेक्स, इससे क्या होगी, गलती होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपने बोल दिया उसके बाद में क्या होगा साहब, भूल जाओगे आप, तो इस वजह से। तो आगे देखिए बेटा, अपने पास में क्या आएगा, मोटिवेशन। हेल्थ केयर इज ए हाई स्ट्रेस जॉब, हेल्थ केयर जो होती है क्या होती है, हाई स्ट्रेस जॉब होती है, क्योंकि हर आदमी यहाँ पर बीमार आता है, तो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा रहती है, तो मोटिवेशन अपने आप में होना बहुत जरूरी है। तो हेल्थ केयर इज ए हाई स्ट्रेस जॉब, प्रोवाइडिंग ए गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, फ्रेंड्स फिजिकल। तो ये क्या होती है बेटा, एक मेंटली स्ट्रेस जॉब होती है, तो इससे फ्री रहने के लिए अपने को हमेशा क्या रहना पड़ेगा, मोटिवेट रहना पड़ेगा। अगला देखिए बेटा, कंट्रोलिंग द मॉनिटरिंग फेज, ये जो अपन ने कोड देखा था उसी के पार्ट्स हैं। कंट्रोलिंग देखिए बेटा, दिस इज वेयर यू कंपेयर व्हाट वाज प्लान एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड। देखिए कई बार अपन सोचते बहुत है, जैसे मान के चलो आप एग्जाम दोगे, एग्जाम देते टाइम आप सोच रहे हो कि यार मेरी तो है ना 70% बन जाए। अब
70%, आपने सोच तो लिया कि 70% बन जाए, लेकिन आप पढ़ाई करते हो 65 की, मान लो रिजल्ट आया तो 65 भी बनी आपकी, तो आपने प्लान क्या किया है वो, और दूसरा हो क्या रहा है, प्लान क्या था और हुआ क्या। तो देखिए इसके लिए कितने स्टाफ, कितनी चीजें बनाई, 3 चीजें बनाई। मेडिकल ऑडिट, आप जो भी काम करते हो उसको शाम को सोते टाइम ऑडिट करो। जैसे मान के चलो आज आपने टारगेट बनाया कि सर मेरे को 5 चैप्टर पढ़ना है, बाद में ऑडिट किया आपने कि सर मैं तो 4 ही पढ़ पाया, उसको बोलते हैं अपन ऑडिट, ठीक है। इन्वेंट्री कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब क्या हो गया सब, आप मान के चलो आपने 5 का बनाया था लेकिन आप 4 ही देख पाए, एक किस वजह से नहीं देख पाया, सर रील देखने लग गया था, वीडियो देखने लग गया था, कोई मूवी देखने लग गया था, तो ये सब चीजें क्या हो गई साहब, इन्वेंट्री कंट्रोल। आगे देखिए साहब, ये हॉस्पिटल के मैनेजमेंट में आ जाएगा इन्फेक्शन कंट्रोल। तो सबसे पहले ये दोनों चीजें पढ़ते हैं। मेडिकल ऑडिट, इसको मैंने समझा दिया किस तरीके की ऑडिट, रिव्यूइंग पेशेंट फाइल्स टू सी इफ करेक्ट ट्रीटमेंट वाज गिवन। आप हर टाइम क्या करते हो, तो पेशेंट की जो फाइल उसको प्रॉपर चेक करें कि जो भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है प्रॉपर दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। अगला देखिए इन्वेंट्री कंट्रोल, यूजिंग द वेट एनालिसिस, वाइटल साइन इसेंशियल और डिजायरेबल टू इंश्योर लाइफ सेविंग ड्रग्स नो रन आउट, कि जिस भी पेशेंट का जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें ये तीनों चारों चीजें प्रॉपर है कि नहीं है, वाइटल साइन प्रॉपर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इसेंशियल आवश्यक जो मेडिसिन है वो प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही, भाई जो मेडिसिन चलनी चाहिए थी वो चल रही है कि नहीं चल रही, और डिजायरेबल जो अपने को देनी है, ठीक है, वो चल रही है कि नहीं चल रही। अगला देखिए इन्फेक्शन कंट्रोल, तो देखिए मॉनिटरिंग द हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन HAI रेट, इट इज टू हाई, द मैनेजमेंट मस्ट टेक कोरेक्टिव एक्शन। यदि कोई भी प्रॉब्लम इनके साथ में आती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, ताकि इन चीजों को क्या किया जा सके, सही किया जा सके। इन्फेक्शन को कंट्रोल तो करना पड़ेगा, जैसे मान के चलो कोविड था, अब कोविड को फैलने से बचने के लिए अपने को क्या लगाना पड़ा, मास्क करना पड़ा, सैनिटाइज करना पड़ा, तो वो सब चीजें। अगली चीज देखिए मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स इन हॉस्पिटल। अब देखिए मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज जो चल रही है उसमें जो भी चीज एडवांस आएगी वो हमेशा ऐड होगी, चाहे कुछ भी हो। अभी जैसे मान के चलो आप कुछ भी कर लो, लेकिन चैट जीपीटी यूज हो रही है, AI यूज हो रहा है, पूरा का पूरा यूज हो रहा है, ठीक है। यदि आप उनको यूज नहीं करोगे तो आप क्या होते जाओगे, पीछे होते जाओगे। तो आप में थोड़ी सी स्मार्टनेस होनी चाहिए, आपको उसको यूज करना आना चाहिए। तो ये चीजें मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स इन हॉस्पिटल्स टू स्टे कम्पिटिटिव एंड सेफ, हॉस्पिटल यूज दिस टेक्निकल स्ट्रेट। कुछ स्ट्रेटेजीज आपको अपनानी पड़ेगी। यदि मान के चलो कोई नई मशीन आ गई और उससे पेशेंट को ज्यादा फायदा होगा, वो आपके हॉस्पिटल में नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम पेशेंट आपके पास नहीं आएगा कि यार वहां पे तो ऐसी मशीन थी जल्दी ठीक हो जाता है, यहाँ तो हो ही नहीं रहे। तो वही चीज आ जाएगी। अब कौन कौन सी है वो ध्यान से देखे बेटा। TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जो भी मैनेजमेंट आपने बनाया है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। पहली चीज, एवरी स्टाफ मेंबर फ्रॉम द सर्जन टू द सिक्योरिटी गार्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी, ठीक है। एक गार्ड भी जो नौकरी कर रहा है वो प्रॉपर कर रहा है, और एक डॉक्टर सर्जरी कर रहा है वो भी प्रॉपर कर रहा है, तो इसको बोलते हैं अपन TQM। अगला आता है लीन मैनेजमेंट, मतलब देखो कई बार लूप होल हो जाता है, आप कितनी अच्छी व्यवस्था कर लो, जैसे एक फंक्शन हो रहा है, उस फंक्शन में आप कितनी व्यवस्था कर लो, लेकिन जब लास्ट में एंडिंग होता है फंक्शन, तो लास्ट में कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल ही जाता है कि यार इसमें ये चीज रह गई, उसको बोलते हैं लीन मैनेजमेंट। तो उसको भी दूर करना होता है। तो देखिए रेड्यूसिंग वेस्टेज, जब भी वेस्टेज हो रहे हैं उनको क्या करें अपन, हटा दे। इन हॉस्पिटल रेड्यूसिंग द टाइम ए पेशेंट हैज टू वेट, जैसे मान के चलो आप कोई डॉक्टर है, उसकी OPD के अंदर पेशेंट बहुत ज्यादा टाइम तक वेट करते रहते हैं, तो उसको कैसे कम किया जाए, उसको बोलता है पर लीन मैनेजमेंट, ठीक है। अगला देखिए साहब NABH और JCI, नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइड, प्रोवाइडर्स, ठीक है। एक तो ये, और दूसरा क्या आ गया बेटा, JCI, जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल। ये 2 कमेटी बनाई गई है, ठीक है, जो प्रॉपर सुपरविजन करती है हॉस्पिटल वगैरह का। फॉलोइंग इंटरनेशनल चेकलिस्ट फॉर पेशेंट सेफ्टी, चेकिंग द पेशेंट IDs बैंड बिफोर गिविंग मेडिसिन। देखिए
क्या कर दिए, कुछ नियम बना दिए गए, ठीक है। उन नियम को आप उसी तरीके से फॉलो करो। जैसे अपने पास में 2 कमेटी बना दी, कि 2 स्टैंडर्ड को बना दिए गए, ठीक है। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, एक उनके लिए कुछ नियम बना दिए गए, सबको फॉलो करने होते हैं। और दूसरा आ गया ज्वाइंट कमीशन इंटरनेट। इन दोनों में फर्क क्या है, ये नेशनल लेवल पे हो गया, मतलब ये इंडिया लेवल पे हो गया, इंडिया ने कुछ नियम बना रखे अपने हॉस्पिटल चलाने के लिए वो, और कुछ नियम ऐसे हो गए जो सेंट्रल लेवल पे लागू होंगे, इंटरनेशनल वैश्विक, कि सभी देशों में ये चीज लागू होनी चाहिए। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग काम हो। अगला देखिए HMIS, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे मान के चलो डॉक्टर यहाँ बैठा हुआ है, जैसे मान के चलो कोई डॉक्टर है दूसरे हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, लेकिन वो दूसरे एक और हॉस्पिटल में काम करता है। अब वो वहां से कोई रिपोर्ट मंगवाना चाह रहा है, या फिर मान के चलो कोई एक्सरे है, एक्सरे को मंगवाना चाह रहा है, तो उसका जो सिस्टम है वो प्रॉपर काम करना चाहिए। पता लगे किसी पेशेंट की इमरजेंसी है, अभी रिपोर्ट भेजी, वो पता लगे वहां लोड ही नहीं हो रही है, शाम को लोड हो रही है, 2 घंटे बाद में लोड हो रही है, तो इसकी वजह से भी क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपका ये वाला जो सिस्टम है वो प्रॉपर काम करना चाहिए। तो ये अपने पास में हो गया बेटा हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। ये प्रॉपर हॉस्पिटल मैनेजमेंट है जिसके अंदर ये सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए। फंक्शन क्या होते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट के, वो लीडरशिप, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब। ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट या पेशेंट केयर से लेकर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ये, जो आपको याद रखने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर यदि पेशेंट केयर में हॉस्पिटल मैनेजमेंट या स्टेपिंग का क्वेश्चन आ जाए तो उसको किस तरीके से लिखना होता है, कितना लिखना होता है। यदि 5 नंबर में आ जाए तो कितना लिखना होता है, 20 नंबर। तो 20 नंबर में तो जितना मैंने बताया आपको सारा लिखना पड़ेगा। ये शॉर्ट शॉर्ट में लिख दो, आप उनके केवल नाम्स लिख दो, ठीक है। नहीं कि साहब इसमें ये पार्ट होते हैं, इसमें ये पार्ट होते हैं। जैसे कि मैं एक बात समझा देता हूँ आपको, जैसे मान के चलो शॉर्ट में आगे जैसे कंट्रोलिंग हो गया, तो कंट्रोलिंग के ये लिखने के बजाय आप क्या करो, इन तीनों के नाम लिख लो। मेडिकल ऑडिट हो गया, इन्वेंट्री कंट्रोल हो गया, इन्फेक्शन हो गया, या फिर जैसे यहाँ आ जाओ आप, यहाँ आगे लीडरशिप, ऑथोरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रिनिटी होती है हॉस्पिटल मैनेजमेंट की, उनके बारे में लिख दिया आपने। अब इसके 3 पार्ट हो गए, तो 3 पार्ट के केवल नाम लिख दो। 20 नंबर में आता है तो भी आप नाम वगैरह लिखोगे तो भी आराम से आप 4 से 5 या 5-6 पेज आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये अपना पार्ट है हॉस्पिटल मैनेजमेंट को लेकर, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन देखेंगे कि साहब और कौन कौन से जो पेशेंट केयर के अंदर टॉपिक्स है, जैसे वाइटल साइन वगैरह हो गए, BMW हो गया, बायोमेडिकल वेस्ट हो गए, इनके बारे में भी अपन डिस्कस कर लेंगे। आप कंटिन्यूस यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। बाकी आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता है जो उसकी पढ़ाना है, तो वो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो। और इनसे रिलेटेड यदि आपको PDF चाहिए तो आप PCW+ ऐप, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लिए। किसी भी एग्जाम से रिलेटेड यदि नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो इसके लिए आप ये ज्वाइन कर। अगला देखिए, यदि आपको यही चीज सब डिटेल में चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे तो कुछ बाउंडेशन होती है, टाइम कम होता है, तो इस वजह से पूरा नहीं कर सकते। लेकिन आपको बहुत ज्यादा डिटेल में यदि कोर्स चाहिए, डिटेल कोर्स यदि चाहिए, तो आप ये इंस्टॉल करिए। इस पर वीडियो लेक्चर मिलेंगे आपको, साथ में नोट्स, पैनल नोट्स जो टीचर पढ़ा रहा है वो, इसके साथ में PDF नोट्स, जिसके अंदर लैंग्वेज दोनों मिलेगी आपको, हिंदी प्लस इंग्लिश, और इंग्लिश में सेपरेट नोट्स आपको मिलेंगे। और यदि आप नए हो इस यूट्यूब चैनल पे, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लियो और बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपके पास में नोटिफिकेशन है। तो आप कंटिन्यूस यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, ऐसे ही और वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू, बाय, टेक केयर।